नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं सारे कथनों को। पहला कथन है सतत विकास लक्ष्य 5 यानी कि SDG 5 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है सतत विकास लक्ष्यों की। और अगर हम जो सतत विकास लक्ष्य हैं जो कि 17 नंबर में है, यहाँ पर अगर आप नंबर 5 देखोगे तो क्या है, जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पर जो SDG का जो नंबर 5 गोल जो है वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी। और आप देखोगे ध्यान से तो जो हमारा गोल है, फोर्थ गोल है SDG का, वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो पहला कथन है वो अगर इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर गलत साबित होता है। तो सतत विकास लक्ष्य का जो 5वां लक्ष्य है वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी। तो आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर हम चर्चा हो रही है, देखने की चर्चा किसकी हो रही है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। तो अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की तो यहां पर कुछ डिटेल मैंने आपको दे दिए हैं जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और आप सभी को पता है कि ये जो रिपोर्ट है वो ये बात यहाँ पर सही दी गई स्टेटमेंट में कि वो लैंगिक समानता को क्या करता है, मापता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो लैंगिक समानता को जरूर मापता है, लेकिन इसको निकालने वाला जो संस्था है वो कौन है, विश्व आर्थिक मंच। और आप सभी को पता है कि जो लैंगिक समानता की यहाँ पर बात की जाती है वो 4 जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स है वहां पर देखने को मिलता है कि कौन से देश में इस क्षेत्र में कैसा काम किया है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, महिलाओं की जो आर्थिक भागीदारी और अवसर उनको कितने मिल रहे हैं पुरुषों के मुकाबले, इसके अलावा शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविका, और चौथा है आपका राजनीतिक शक्तिकरण। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं जो कि हमेशा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है उसमें जो रैंकिंग है, जो नंबर हैं जो देशों के द्वारा स्कोर किए जाते हैं वो 0 से 1 के बीच में स्कोर किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश 1 के आसपास है तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 का मतलब क्या है, पूर्ण लैंगिक समानता, यानी कि महिला और पुरुषों में वहां पर अंतर ना के बराबर है। और अगर कोई देश 0 के आसपास स्कोर करता है तो उसका मतलब है कि वो उस वहां पर जो है महिला और पुरुषों के बीच में जो असमानता है वो काफी ज्यादा है। तो 0 जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है और 1 जो है वो पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जा रहा है, वो भी गलत हो जा रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको आप लोग जरूर इस क्वेश्चन के बहाने क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर जो न्यूज आया है वो ये जो क्वेश्चन है वो PIB का एक न्यूज है उस पर बेस्ड है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम क्या है, सक्षम नारी सशक्त भारत, सक्षम नारी सशक्त भारत। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जिसको जाकर के आप PIB से जरूर पढ़ लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है मालाबार अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मालाबार अभ्यास को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है अगर हम मालाबार की बात करें तो मालाबार जो अभ्यास है ये सभी को पता है कि एक नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और जो 2 देशों के बीच
इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कौन कौन से देश थे? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिलहाल आगे चल करके आप देखोगे कि यहाँ पर कि 2007 में इसमें जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लेना शुरू किया और 2014 के बाद से लगातार जो है भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच में ये अभ्यास होता चला आ रहा है। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं, लेकिन इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, सही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इसको शुरू किया था। ये शुरुआत में क्या था, दो देशों के बीच में होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास था। यहां पर देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कि एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल भारत और सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल की। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूज आया है उसको पढ़ने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत। आज का जो इकोनॉमिक टाइम्स है वहां पर एक न्यूज आया, इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडरवे इन राजस्थान। तो यहां पर भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक एक्सरसाइज शुरू हुआ है राजस्थान में, और उसका नाम क्या है? सादा तंसीक है ना, सदा तंसीक। तो यहां पर आप देखोगे जो नाम है वो अलग है, सदा तंसीक। तो यहां पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज ईगल डेजर्ट ईगल है वो भारत और यूएई के बीच में होने वाला क्या है, युद्धाभ्यास है, ना कि सऊदी अरब के बीच में। तो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर अगर देखा जाए दूसरा कथन क्या हो जाएगा आपका गलत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन क्या है यहाँ पर सही है। तो इसका जो न्यूज है ना उसको एक बार आप लोग जरूर जाकर के क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जो सदा तंसीक नाम से जो है एक युद्धाभ्यास जो है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में शुरू हुआ है, 10 फरवरी से शुरू होने वाला है, यानी कि 10 फरवरी से शुरू होगा। तो इसको एक बार आप जाकर के जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहां पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसार आर्द्रभूमि की सूची में आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। तो यहां पर चर्चा हो रही है किसकी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या। तो यहां पर जो स्टेटमेंट कहा गया है उसी से मिलता जुलता अगर आप मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये आर्द्र भूमियों का एक सूची है। आपको ध्यान रखना है कि ये आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। जैसे रामसर स्थल में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्या हैं, आर्द्र भूमि है, उनका नाम रहता है, उसी से जुड़ा हुआ है ये। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन आर्द्र भूमि या फिर आर्द्र भूमि स्थलों जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उनका नाम लिखा होता है, रिकॉर्ड में रहता है, जहां पर जो है जहां की आर्द्र भूमि में कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र है, वहां पर कुछ चेंजेस होने दिख रहे हैं या फिर चेंज होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि आसपास की जो मानव गतिविधियां हैं या फिर जो प्रदूषण का स्तर है उसके आसपास वो बढ़ता जा रहा है, या फिर जो तकनीकी विकास वहां पर आसपास हो रहा है उसके कारण वहां के जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। वैसे आर्द्र भूमि स्थलों का नाम कहां रहता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो आपको ये बात क्लियर रखनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पहला कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है। इसी के बारे में यहां पर क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसार आर्द्र भूमि की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप या तो वहां की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है या फिर होने की संभावना है, जो मैंने आपको अभी बताया। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो क्या है? पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है?
गुजरात में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसार वेटलैंड घोषित किया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ जो है आया था, और न्यूज़ क्या था कि 2 फरवरी 2020 को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग मनाते हैं, उस अवसर पर क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है और गुजरात के जो खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य है उसे जो है रामसार स्थल घोषित किया गया। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और जो खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पर है, गुजरात में है। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, जो आपका दूसरा कथन है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। यानी कि एक कथन सही एक कथन गलत, इसलिए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला कथन क्या है, आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा जो न्यूज़ है वो भी द हिंदू में आया है। ओवर 11,000 बर्ड रिकॉर्डेड इन सेंसस कंडक्टेड इन अ वेटलैंड ऑफ पुडुकोट्टी डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो न्यूज़ है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर एक बार जा करके एक छोटा सा ओवरव्यू इसका ले लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के पहले मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था। तो बात हो रही है मिश्रित विश्व विरासत स्थल की, और यहाँ पर अगर आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आप सभी को पता है कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिक्किम में है, उसे जो है भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। मतलब कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है प्राकृतिक तौर पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको भारत का जो पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, द ब्लू शील्ड विश्व की सांस्कृतिक विरासत को सशस्त्र संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा, नाम क्या है, द ब्लू शील्ड। तो जो विश्व विरासतें होती हैं उनको अगर युद्ध से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। इसके बारे में जानकारी जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दी है ब्लू शील्ड के बारे में। तो इसके आधार पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन क्या है वो पूरी तरीके से सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, खास करके ब्लू शील्ड के बारे में जरूर जाकर के आपको पढ़ लेना है। ऐसे क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो जो भी न्यूज़ है आज, और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो पीआईबी में जो है इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, जरूर इसको आज जाकर के आप लोग पढ़ेंगे। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत की तरफ से क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ आया ना उसमें काफ़ी डिटेल में जो है इसमें डिस्कशन किया गया है। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, तो याद रखिएगा इस न्यूज़ को आपको जा करके आज जरूर पीआईबी से डाउनलोड कीजिएगा इसको, इसके पीडीएफ को, और थ्रोली पूरी तरीके से इसको क्या करना आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में यहाँ पर सामने आया है, और इसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है। काफी आसान क्वेश्चन, काफी चर्चाएं हमने सीएनए में की है, द हिंदू एनालिसिस में। आप सभी को पता है जो 10वीं अनुसूची है वहां पर जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं आज के तथ्य के बारे में।
और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिशन शक्ति को लेकर के। मिशन शक्ति क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, उनकी संरक्षा या फिर उनका जो हम लोग बोलते हैं शक्तिकरण, उसको ध्यान में रख करके एक विशिष्ट योजना चलाई जिसका नाम रखा गया क्या? मिशन शक्ति। अब महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको जो है एक तरीके से इसमें एकीकृत करने का काम किया गया है। अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसकी हम उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य क्या था? महिलाओं को जो है सशक्त बनाना, जो हिंसा का खतरा उन पर रहता है उसको टालना, उसके बारे में उनको जागरूक करना, अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से होकर के सोच सकें, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, उनको कोई स्किल सिखाना, इसको लेकर के ये जो है योजना शुरू किया गया था। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि क्या है योजना के तहत महिलाओं पर क्या है, जो देखभाल का बोझ है उसको कम करना, उन्हें कौशल सिखाना, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, है ना, सूक्ष्म ऋण तक उनकी पहुंच। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को अगर कोई नया काम करना है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि उनको लोन नहीं मिलता है। तो जो छोटे छोटे लोन है उन तक जो है उनकी पहुंच को कैसे आसान बनाया जाए, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया। अब यहाँ पर और अगर हम डिटेल की बात करें तो मैंने डिटेल में चर्चा कर दिया है। आप देखोगे कि जो मिशन शक्ति है उसका जो है दो उसकी उप योजनाएं हैं, दो संघटक कह सकते हैं। क्या क्या है? सबल और सामर्थ्य। अब सबल जो है वो क्या है? एक ऐसी इसकी उप योजना है जो कि महिलाओं की सुरक्षा जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं की सुरक्षा नाम क्या दिया गया उसको, उस उप योजना को? सबल का। और जो सामर्थ्य है वो क्या है? जो सामर्थ्य योजना है वो है इनकी जो आर्थिक विकास, जो स्किल सिखाना है उसको लेकर के है। तो जो सामर्थ्य है वो क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण जुड़ा हुआ है। तो नाम क्या है? सामर्थ्य, याद रहेगा। और जो सबल है वो क्या है? महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं। तो सबल के अंदर वैसी योजनाओं को क्या किया गया? शामिल किया गया जो कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। जैसे यहां पर आप देखोगे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालतें, उन्हें जो है क्या किया गया? शामिल किया गया किसमें? सबल में। और वैसी योजनाएं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए थी, जैसे यहाँ पर आप देखोगे उज्ज्वला योजना है, स्वधार गृह और कामकाजी महिलाओं के लिए जो छात्रावास योजना है। तो ऐसी योजनाओं को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिएगा इसके दो घटक कौन कौन से हैं? सबल और सामर्थ्य। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी हैं उसको जरूर यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक बार रिवाइज कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आपको रिवाइज करके जाना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, जरूर इसको अन्य आपके जो दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जरूर इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम अभी लाए जा रहे हैं या फिर भविष्य में लाए जाएंगे उसका लाभ आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।